तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी का डिमांड था कि सर हिंदी की क्लास तो ग्रामर की हो रही है तर 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 वाला, लेकिन सर आप हिंदी बुक का कब ला रहे हैं? यानी कि 2 अंक वाला प्रश्न जो 10 प्रश्न होता है उसमें से 5 अंक बनाना, 5 प्रश्न बनाना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। यानी कि 10 अंक आपको लाना होता है। तो वो वाला आज वीडियो आ चुका है। आपका डिमांड, आपके प्यारे विवेक सर फिर से आपके लिए खड़े हैं। विष्णु प्रहार मात्र एक क्लास में सर 10 नंबर दिलाने वाले हैं आपको, है ना? तो प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी को विवेक स्टडी ऑनलाइन चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पर हिंदी का बच्चों केवल और केवल 16 प्रश्न दिए जा रहे हैं। और 16 में से भैया हो बहनी हो 5 अंक सब बनाएंगे, 5 प्रश्न सब बनाएंगे, यानी कि 10 अंक आपको आपको पक्का आने वाला है ना? तो पहला सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी पूरे बुक का। पहला सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी पूरे बुक का। देखिएगा, पहला सवाल क्या है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों कही नहीं जा सकती? आखिरकार क्यों नहीं कहा जा सकता है जाति प्रथा के आधार पर भारतीय समाज में सर्व विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? क्यों नहीं कहा जा सकता है? तो समझिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सबसे पहली बात बता दीजिए ये लाइन कहाँ का है। तो आप कहिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा वाला पार्ट से है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय समाज श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कि जाति में जो भेदभाव हो रहा है, जाति के आधार पर जो लोगों का बंटवारा हो रहा है, वो किसी मनुष्य की रुचि नहीं है। कोई खेल नहीं है जो रुचि रहेगा। तो रुचि पर आधारित नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य के काम करने के क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों कही जा सकती नहीं है, क्योंकि इसमें मनुष्य का रुचि नहीं होता, यानी कि उसके प्रति लगाव नहीं होता है। सिर्फ उसके काम के आधार पर, विचार के आधार पर उसके पेशा यानी कि जीवन जीने का जो है निर्धारित कर दिया जाता है ना? निर्धारित कर दिया जाता है। हाँ, तो इसके बाद दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, दूसरा प्रश्न फिर से वही का, यानी कि इस दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको दिखेगा, फटाफट से तैयार कर लीजिए। तर 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 वाला प्रश्न है यहाँ पे। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण मेरे विद्यार्थी जी यहाँ उत्तर लगाइएगा और तर वाला उत्तर दीजिएगा। भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, यानी कि भारत में लोग आज बेरोजगार है, ये सबसे पहली कारण बन चुकी है इस भारत की, है ना? क्योंकि भारत में अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपना पेशा चुनने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पे हमारे सरकार ने इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है। उसके पेशा के आधार पर जो है उसको अपना जो है चुनने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है कि ये अपने पेशा के आधार पर अपना परिवार चला सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन इसका अधिकार हमारा सरकार नहीं मान रहा। इच्छा के अनुसार पेशा चुनने की स्वतंत्रता होता तो शायद इतनी बेरोजगारी नहीं होती। यानी कि लोगों को अपने मन से अपने काम को चुनने का अधिकार होता तो आज हमारे भारत में लोग बेरोजगार नहीं होते। ये 100% सही है मेरे विद्यार्थी जी। आज हमारा भारत का प्रत्येक युवा आज बेरोजगार नहीं होता, है ना? तीसरा प्रश्न आपके बिहार बोर्ड का ताबड़तोड़ प्रश्न है, ये बिहार बोर्ड का, है ना? तीसरा, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका उत्तर वो लिखिएगा, फटाफट से नोट कर लीजिए, खटाखट वाला प्रश्न है। विष के दांत पाठ का प्रमुख पात्र खोखा या कासू था, यानी कि खोखा का नाम ही कासू था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो विष के दांत पाठ का जो है खोखा प्रमुख पात्र है, याद रखिएगा। खोखा आपका जो है प्रमुख पात्र है। खोखा के 5 बहनें थी, याद रखिएगा। आपके पास पूछेगा, एक प्रश्न आएगा कि खोखा की कितनी बहनें थी?
तो 5 बहनें थी। खोका अपने घर का नियमों और अपने जीवन के नियमों का अपवाद था। तो घर के नियम का अपवाद और अपने जीवन के नियम का अपवाद था। तो मामलों में, किन मामलों में? तो घर के जीवन में और अपने नियमों में, अपने जीवन के नियमों में अपवाद था। खटाखट से लाइक और सब्सक्राइब तरातर कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न चौथा, अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, चौथा प्रश्न आपके सामने फिर से आ चुके हैं प्यारे विद्यार्थी जी। चौथा प्रश्न, लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर जी आप बताते हैं कि हमारे दृष्टि में जो है भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। सच्चे भारत के दर्शन आपके गांव में हो सकते हैं, आपके ग्रामों में हो सकते हैं। सच्चे पवित्र वाले हृदयों में भगवान के दर्शन हो सकते हैं। उसी प्रकार से सच्चे भारतवासियों आपके भारत का दर्शन आपके गांव में हो सकता है। लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। आपसे पूछेगा भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो गांव में निवास करती है। भारत कृषि प्रधान देश है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। पूछेगा भारत कैसा प्रधान देश है? तो कृषि प्रधान देश है। अगला प्रश्न तर वाला, पांचवा प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? तो यह प्रश्न जो है लेखक के मन में कैसे आया है ना? मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? तो मनुष्य नाखून क्यों काटता है? तो यह मन जो है लेखक के मन में किसने रखा? तो लेखक की छोटी पुत्री ने इस प्रश्न को रखा कि पिताजी मेरे नाखून क्यों बढ़ते हैं और हम लोग क्यों काट देते हैं। तो ये प्रश्न को लेकर एक प्रश्न आ चुका है आपके बिहार बोर्ड में, कई बार परचम लहरा चुका है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? नाखून पशुता की प्रतीक है, यानी कि नाखून जो है जानवरों का प्रतीक है, यानी कि प्राचीनतम प्रतीक है, यानी कि पशुता का प्रतीक है। पशुओं के पैर में देखिएगा, हाथों में देखेंगे आप, तो उसके नाखून ऐसे होंगे कि लगेंगे कि अब हमें दबोचने वाला है। उसके बाद लिखिएगा बुआ, मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटा जाता है वह उतनी बार जन्म लेता है। यानी कि आप नाखून को जितनी बार काटिएगा वह उतनी बार जन्म लेता है। नाखून जब भी बढ़ते हैं तब ही मनुष्य उन्हें काट डालता है। जब ही मनुष्य देखता है कि मेरा नाखून बढ़ रहा है, तभी अपने ब्लेड को उठाता है और नाखून को दबोच देता है, काट देता है, कहता है चल झुट्टी तेरी औकात नहीं, है ना। अब हम लोग छठा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, और बेहतरीन सवाल आपके सामने आ चुका है, वर्णिका वाला। रंगपप्पा कौन है, वह मंगमम्मा से क्या चाहता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार बिहार बोर्ड में आया है। रंगप्पा एक शराबी, जुआरी, मस्त मिजाज वाला व्यक्ति था। याद रखिएगा, पूछेगा रंगप्पा कैसा स्वभाव का था? तो शराबी था, जुएरी था, मस्त मिजाज वाला व्यक्ति था। रंगपप्पा मंगम्मा से रुपए कर्ज के रूप में मांगता है। वह इसके लिए अक्सर मंगम्मा को तंग करता था। यानी कि आपको लिखना है रंगपप्पा कौन था? तो रंगपप्पा एक शराबी, जुएरी, मस्त मिजाज, यानी कि दारू पीता था, जुआ खेलता था ताश वाला, और मस्त मिजाज में रहता था। कोई फर्क इसको पड़ने वाला नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। रंगपप्पा मंगम्मा से रुपए कर्ज के रूप में मांगता था, लेकिन मंगम्मा इसके लिए इसके लिए जो है सहमत नहीं होती थी, और वह इसके लिए अक्सर मंगम्मा को तंग करता था। जब सहमत नहीं होती थी तो रंगपप्पा जो है उसको तंग करता था। प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी से हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ताबड़तोड़ वाला प्रश्न है, जो बिहार में इस बार खट 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 घड़ी के साथ आने वाला है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो आपको पता है कि बहू ने सास को मनाने के लिए, मंगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को उसके पास भेज दी कि तुम्हारी दादी जो है तुम्हें बहुत सारे दही और लड्डू लाते, तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाते हैं, तुम उसके पास चले जाओ। तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चे को माध्यम बनाया, यानी कि अपने बच्चे को भेजा, मंगम्मा के पास, सास के पास।
यानी कि उसने अपने बच्चे को सिखाया कि तू अपने दादी के पास चला, तू अपने दादी के पास चला चला जा, वह मिठाई देती है। बच्चा दादी के पास जो है चला गया, है ना। दादी के पास मेरे प्यारे विद्यार्थी जी चला गया। दादी पोते को पाकर खुश हो गई, यानी कि ये तो माध्यम बनाया गया है, यानी कि एक पोते की जो है और दादी की जो मिलन की खुशी है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये मंगमम्मा जो है देखकर इस चीजों को इतनी खुश हुई कि मेरे पोते आ गए, हट जाओ अब। धीरे धीरे सास बहू के बीच दूरी सिमटने लगी, यानी कि धीरे धीरे जो है सास बहू के बीच की दूरियां जो है सिमटने लगी, है ना। यानी कि दूरी अब कम होने लगी, है ना। दूरी अब कम होने लगी और दोनों मिल के रहने लगे, मंगमम्मा और नजमम्मा। मंगमम्मा जो है बताइए, मंगमम्मा के कितने पोते? तो एक पोते एक बेटे, है ना। नजमम्मा की सास का क्या नाम है? तो मंगमम्मा, याद रखिएगा। मंगमम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। एक प्रश्न और, 8वां प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मंगमम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो आपको याद है, ये प्रश्न बिहार बोर्ड में बहुत बार आया है। मंगमम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो आपको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मंगमम्मा को और उसकी बहू नजमम्मा के साथ कैसा विवाद था? तो उसके पोते को लेकर के, मंगमम्मा का जो पोता था और नजमम्मा का बेटा, उसको लेकर के विवाद हुआ करता था। तो मंगमम्मा अपनी बहू के साथ बेटे को लेकर विवाद था, यानी कि मंगमम्मा का अपनी बहू के साथ उसके बेटे को लेकर क्या था? विवाद था, झगड़ा था। मंगमम्मा अपने बेटे पर पूरा हक समझती थी, यानी कि मंगमम्मा जो है, तो मंगमम्मा अपने बेटे पर पूरा हक समझती थी, बहू अपने पति पर अपना पूरा हक समझती थी। यानी कि जो है मंगमम्मा अपने बेटे पर पूरा हक समझती थी और नजमम्मा अपने पति पर। नजमम्मा चाहती थी कि मेरे पति वही करे जो मैं चाहता हूँ, और मंगमम्मा चाहती थी कि मैं जो कहूँ वही मेरा बेटा करे। तो इस तरह से इस दोनों में विवाद हुआ करता था, रोज झगड़ा हुआ करता था। और उसका बेटा मेरे कहने में रहे, यानी कि नजमम्मा चाहती थी कि उसका जो बेटा है मेरे कहने पर चले, मैं जो कहूँ वो करे, है ना। और उसका बेटा मेरे कहने में रहे। मंगमम्मा चाहती थी कि उसका बेटा मेरा कहना माने, यानी कि अब मंगमम्मा चाहती है कि उसका जो बेटा है वो मेरा कहना माने, और नजमम्मा चाहती थी मेरा कहना माने। किसका कहना माने? बहू नजमम्मा चाहती थी कि परिवार में उसका बात चले, सब कुछ उसकी इच्छा से हो। मंगमम्मा भी वही चाहती थी, है ना। यानी कि जिस तरह से नजमम्मा चाहती थी कि घर में मेरा बात चले, मैं जो कहूँगा वही होगा, उसी प्रकार से मंगमम्मा भी चाहती थी हम जो कहेंगे वही होगा। आज कहेंगे कि सब्जी लाने जाना है तो जाना है, नजमम्मा कहेगी नहीं जाना है तो उसको नहीं जाना है। वो चाहता था अपना अलग अलग, कि हम जो कहेंगे वो होगा, तुम जो कहोगे वो होगा। इस तरह से लेकर विवाद हुआ करता था। अब बिहार बोर्ड का ये प्रश्न देख लीजिए, खतरनाक सा प्रश्न आ चुका है। लक्ष्मी कौन थी? उसके पति का क्या नाम था? बिहार बोर्ड में कई बार तरह तरह से पूछे जा चुके कि लक्ष्मी कौन थी और उसके पति का क्या नाम था। और यहाँ पे ऐसे भी कर सकता है कि उसके पति कहाँ काम करते थे। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास पाठ का प्रमुख पात्र है। पूछेगा ढहते विश्वास पाठ के प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मी अपने 4 संतान के साथ देवी बांध के नीचे बने अपने घर में रहती थी। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, लक्ष्मी अपने कितने संतान के साथ, कितना इसके पास बच्चा था? तो 4 बेटा बेटी मिलाकर 4 संतान हुआ। और वो किस बांध के नीचे घर बना कर रह रही है? तो देवी बांध के नीचे। इस तरह से हमारा ये प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अब आइए 10वें प्रश्न की ओर। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों कराना नहीं चाहती थी? आखिरकार माँ पाठ के लेखक ईश्वर पेटलीकर हैं, और माँ पाठ में मंगू जन्म से ही पागल थी, है ना, गूंगी और पागल थी। तो माँ आखिरकार क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है?
तो सुनिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, माँ को अस्पताल में कर्मचारियों पर विश्वास नहीं था, यानी कि माँ को जो है, जो अस्पताल में कर्मचारी थे, जो भी डॉक्टर वगैरह थे, उस पर विश्वास नहीं था मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। वह यही सोचती थी कि जन्म से वह यही सोचती थी वह यही सोचती थी वह यही सोचती थी कि जन्म से पागल और गूंगी को अस्पताल में अच्छी तरह से देखभाल नहीं हो सकेगी, यानी कि इस बात को लेकर के डरती थी कि जिस तरह से मैं समझती हूँ कि ये मेरी बेटी है, पागल हो या गूंगी, मैं इसका देखभाल इतनी अच्छे से कर रही हूँ, इतनी अच्छे से करे, क्या अस्पताल में होगा, इस बात को लेकर के डरती थी और अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती। यहाँ इस मंगू की मृत्यु हो जाएगी, यानी कि अस्पताल में जब भर्ती करा देंगे तो मंगू तड़प तड़प के मर जाएगी, वही है ना। अब 11वां प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये देख लीजिए, पापती कौन थी, वह शहर में क्यों लाई गई थी। पापती कौन थी, वह शहर में क्यों लाई गई थी। तो पापती वल्ली अम्माल की पुत्री थी। पूछेगा वल्ली अम्माल की पुत्री कौन है, तो पापती है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। और पापती किसकी पुत्री है, तो वल्ली अम्माल की थी, है ना। तो पापती वल्ली अम्माल की पुत्री थी। उसकी तरह तबीयत बहुत खराब थी, यानी कि उसकी जो तबीयत थी, यानी कि पापती की तबीयत बहुत खराब थी। अतः बड़े शहर में पापती को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लाई गई। बोलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, पापती को क्यों अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लाई गई शहर में। तो हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार था और बहुत तबीयत खराब थी उसकी, इसीलिए बड़े शहर में पापती को अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे, शहर में लाया गया। 12वां प्रश्न देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों कर रही है। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही है, सुनिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इस सवाल का सही जवाब। सीता के 3 बेटे, बहुएं और पोते पोतियां, यानी कि 3 बेटा था और 3 बहू था और बहुत सारे पोते पोतियां थी। कोई बेटा उससे उससे हाल चाल नहीं पूछता। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप ये बता दीजिए कि कोई भी माँ का हाल उसका बेटा न पूछे तो उस माँ पर क्या बीतता है ना, क्या बीतता है। तो उससे जो है हाल चाल नहीं पूछता था अपने माँ सीता से। तीनों बेटा है ना, तीनों बेटे ने तय कर लिया कि सीता बारी बारी से हर एक के यहाँ रहेगी और यहाँ ही खाएगी। ये कैसी बात है और ये कैसी अनहोनी है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। एक माँ के साथ ऐसा अन्याय कैसे हो सकता है कि सीता जो है बारी बारी से तीनों बेटे के यहाँ जो है बारी बारी से खाएगी और रहेगी। ये कैसा निर्णय है, इस तीनों बेटे के अंदर कैसा निर्णय आया, ये देखिए। इसी कारण से सीता को अपने घर में घुटन महसूस हो रही है। इस सभी चीजों को लेकर के जो है सीता को घुटन महसूस हो रहा है कि मेरा तीनों बेटा इतना सख्त कैसे हो सकता है मेरे प्रति। जिस तीनों बेटे को हमने लाड़ प्यार से पाला है, खिलाया है और पाला पोसा है, आज वही मेरे खिलाफ है कि बारी बारी से आएगी, ये कैसा। और पोते पोतियों को देखता तो उसकी सीता की बहुएं जो है उसे कहता कि तू हट जा, घर में चला जा, ऐसे बोलता। तो दिक्कत तो होगा ही भैया हो। अब देखिए 13वां प्रश्न आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। ये प्रश्न नहीं अवतार है, बिहार बोर्ड का पूरा तबाही मचा दिया है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को मानते हैं। पूछ लेता है बिहार बोर्ड में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा अहिंसक प्रतिरोध, है ना। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, तो अहिंसक प्रतिरोध को मानते हैं। बढ़िया और श्रेष्ठ शिक्षा वही है जो हमें बुराई, अवगुण, हिंसा आदि का विरोध करने के लिए तैयार करे। यानी कि बढ़िया और श्रेष्ठ सबसे उत्तम शिक्षा वही हो सकता है जो हमें बुराई से और अवगुण से, यानी कि किसी अपने से बड़े हो या छोटे, उसका जो है आदर करना न भूलने दे। और हिंसा यानी कि अपने बारे में न सोचकर किसी दूसरे के बारे में सोचकर भलाई करे, आदि का विरोध करे, जो गलत कर रहा है उसका विरोध करने के लिए तैयार करे, वही सच्ची शिक्षा है और बढ़िया शिक्षा है।
हृदय के अंदर के अवगुण को नष्ट करता है वही बढ़िया शिक्षा। यानी कि हृदय के अंदर अवगुण यानी कि गलती चीजों को बाहर निकाल के फेंकता है वही भैया हो बढ़िया शिक्षा है। गांधी जी इसको अच्छी शिक्षा मानते हैं। और आप विशेषकर याद रखिएगा, गांधी जी किसे बढ़िया शिक्षा मानते हैं? अहिंसक प्रतिरोध को। अब देखिए 14वां प्रश्न आपके काव्य खंड से, वाणी कब विष के समान हो जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो राम नाम के बिना जो हमारा वाणी विष के समान है। जिस वाणी में राम नाम का उच्चारण नहीं होता है उसका वाणी विष के समान हो जाती है। उसका हृदय, अगर जिसके हृदय में राम नाम न आए, उच्चारण नहीं आए, वह वाणी विष के समान हो जाएगी। याद रखिएगा, राम की महिमा का गाढ़ जो नहीं करता है उसका वाणी भी विष के समान हो जाता है। जब राम नाम का जो है उसके हृदय में थोड़ा सा भी हिलचिलाहट नहीं हो, चिलचिलाहट नहीं हो, उच्चारण नहीं हो, तो उसका वाणी जो है विष के समान हो जाएगा, है ना। राम की महिमा का भी गान न करे, कीर्तन न करे, तो उसका भी वाणी विष के समान हो जाता है। 15वां प्रश्न देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है? किसके बिना? तो राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। कवि गुरु नानक जी यह व्यर्थ मानते हैं। राम नाम का बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते। कवि गुरु नानक जी राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। जब हम गलत शब्द तथा अवगुण बोलते हैं तो वाणी विष के समान हो जाती है। इस सब चीजों के लिए राम का नाम लेना अति आवश्यक है। ये हमें अवगुण से और सच्चाई के मार्ग पर चलने पर जो है मजबूर करता है। अवगुण को हटाता है और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है ना। सवाल नंबर 16, लास्ट सवाल है। इस 16 में से 5 सवाल आप बढ़ा के आएंगे, ये मेरी गारंटी है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, पूरी की पूरी। परहित के लिए ही देह कौन धारण किए हुआ है? याद रखिएगा, परहित के लिए अगर धारण किए हुआ है वो बादल का किए हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। गरज के बरसता है। परहित के लिए कौन देह धारण किए हुआ है? बादल। परहित के लिए यानी कि दूसरों की भलाई के लिए बादल देह धारण किए हुआ है। यानी कि परहित का मतलब ये होता है कि दूसरों की भलाई। तो बताइए बच्चों, कौन धारण किया हुआ है? तो बादल। बादल जल का भंडार है, वह बनता ही है बरसने के लिए। बादल सूखी धरती पर बरसकर हरा भरा बना देता है। यानी कि बताइए बच्चों, बादल से जब पानी बरसती है तो सभी जीव जंतु खुश हो जाते हैं और हरे भरे पेड़ पौधे भी खूब फुलफुला कर जो है खिलते हैं। फूल भी खिलखिला के खिलते हैं और पौधों को भी जो है आराम मिलता है और संसार में सभी प्राणियों को आराम मिलता है और बहुत मजा आता है। मोर भी नाचने गाने लगते हैं, सभी पक्षी पंछी चिहचिहाटे लगते हैं, यानी कि चूं चूं करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 16 का 16 प्रश्न आपके सामने नस्ते नाबूद हुआ। अब मैं आपको चाहता हूं कि फिर से हिंदी व्याकरण का पत्र लेखन और निबंध लाया जाए। खटाखट से मैं चाहता हूं कि हिंदी व्याकरण में भी 60 में 60 की दहाड़ लगाए और ये 10 अंक आपके झोली में डाल दें, है ना। तो फिर से मैं आपसे विनती करता हूं कि आग्रह करता हूं, अपने प्यारे प्यारे साथियों को जल्दी से जोड़ लीजिए विवेक स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं वादा करता हूं आपके नंबर हिंदी में, साइंस में, गणित में, जो में होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, पूरे क्लास 10th में लहरा देना है परचम। लहराना होगा आपको, दिखाना होगा पावर विवेक स्टडी ऑनलाइन का, है ना। विवेक स्टडी ऑनलाइन का पावर आपको दिखाना होगा और 60 में 60 लेकर के आना होगा हिंदी व्याकरण से। पूरे हिंदी में बच्चों 95 प्लस लेकर के आना होगा, 95 प्लस। तभी बिहार के धरती से आप अलग दिखोगे, है ना। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अब मैं आपसे विनती करता हूं कि 95 प्लस दिलाने की मेरी गारंटी है। सिर्फ आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। मैं अगली वीडियो जल्द ही लाने वाला हूं निबंध का और पत्र लेखन का, है ना। 10 अंक और 5 अंक, 15 अंक आपके फिर से झोली में डालने वाला हूं, है ना। तो मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी फिर से यही चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर।
तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तब तक के लिए बाय बाय।